हाय एवरीवन। तो सिलेबस में हमारा लास्ट टॉपिक है द बैरियर पेनिट्रेशन अल्फा डीके, और ये डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन के एप्लीकेशन के उसमें करना अपन को। सो दिस इज टनलिंग। सबसे पहले टनलिंग पढ़ते हैं, फिर अल्फा डीके का केस करेंगे। अभी तक अपन ने अज्यूम किया था ई ग्रेटर देन वी, और उस वजह से हमें पीएक्स क्या मिल रहा था, रियल मिल रहा था, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर पीएक्स का जो फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था रूट ऑफ 2m ई माइनस वी, तो ये रियल आ रहा था। लेकिन अब अपन करेंगे ई लेस देन वी का केस। अगर ई लेस देन वी करते हैं तो पीएक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर पीएक्स इमेजिनरी हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन क्या होगा। सो वेव फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, यहाँ पर सी था, नीचे रूट ऑफ पीएक्स था, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट था, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में था प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रेशन एंड पीएक्स डीएक्स। अब क्योंकि पीएक्स इमेजिनरी है, इसलिए पीएक्स के अंदर से इसका मैग्नीट्यूड अलग कर लो, यानी पीएक्स का मैग्नीट्यूड अलग कर लो और बाहर आयोटा अलग निकाल लो। सो वो जो आयोटा है और इस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आपके पास -1 आ जाएगा। -1 एनीवेज मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दो ऑप्शन अभी भी रहेंगे। सो ये जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर आयोटा हट जाएगा, और सिंपली यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रेशन पीएक्स एंड डीएक्स। अब ये पीएक्स हमारे पास में इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। सो अब हम ध्यान से देखें तो जो वेव फंक्शन है इस कंडीशन में हमारे पास उसमें इमेजिनरी टर्म नहीं आ रहा है एक्सपोनेंशियल में। सो कंसीडर फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर बैरियर विद अ बम्पी टॉप, फिगर 8.3 टू द लेफ्ट ऑफ द बैरियर x लेस देन 0। रेक्टेंगुलर बैरियर वाला, अगेन पहले बेसिक्स समझने के लिए आप बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स वाली लिस्ट में जाइए, उसमें रेक्टेंगुलर बैरियर लिखा हुआ एक टॉपिक, पहले वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको वेव फंक्शन का आइडिया लग जाए। तब तक मैं आपको बैरियर दिखा देती हूँ। जो बैरियर मैंने बीएससी वाली बुक में पढ़ाया है वो बैरियर इस तरह से था, करेक्ट। सो यहाँ से हमारा पार्टिकल आता था, करेक्ट, और यहाँ से उसको लौट जाना था क्लासिकली पूरा का पूरा। लेकिन ये जो बैरियर है उसमें क्या होता था कि पार्टिकल का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन में भी आ जाता था, और कुछ इस बैरियर को क्रॉस करके टनल करके इस रीजन में पहुंच जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल ऐसा ही ले रहे हैं, लेकिन ऊपर फ्लैट सरफेस लेने की बजाय हम इस तरह से बम्प्स ले रहे हैं, और हमारा पोटेंशियल कुछ इस टाइप का है। पार्टिकल की एनर्जी हमारे हमें पोटेंशियल से कम लेनी है, इसलिए ई की लाइन जो है वो हमने इस बैरियर के नीचे ली है। हाईएस्ट बैरियर पोटेंशियल की हाइट यहाँ पे है, अपन ने नीचे ली है। अब हमारा पार्टिकल जो है सबसे पहले वो लेफ्ट साइड से आया, यानी x लेस देन 0 इस वाली रीजन से पार्टिकल आया, तो ये जो एरो बता रहा है आपको ए आपका बता रहा है इंसिडेंट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन इस दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड है बी, और इसके अलावा इस बैरियर को टनल करके पार करके अगर उसका कुछ पोर्शन बाहर निकल जाता है तो उस वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड होगा एफ। तो एफ आपका ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, बी रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन का पार्ट है, और ए इंसिडेंट का पार्ट है। डिटेल में पढ़ना है तो बीएससी का रेक्टेंगुलर बैरियर वाला टॉपिक देख लेना। चलिए, तो जो वेव फंक्शन हमारे पास में इस बैरियर पे सबसे पहले पार्टिकल के साथ आएगा वो तो ऑसिलेट करता हुआ ही आएगा। सो जो इंसिडेंट वेव फंक्शन होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इस तरह से क्यों लिखा जाता है, ये आप बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स में रेक्टेंगुलर बैरियर वाला टॉपिक देख लेना। उसमें हमारे पास में जो वेव फंक्शन होता है उसमें ये ए वाला पार्ट होता है और ये बी वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर ये रीजन फर्स्ट है, इस फर्स्ट रीजन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, आयोटा के एक्स वाला पार्ट है और एक माइनस आयोटा के एक्स वाला पार्ट है। जो आयोटा के एक्स वाला पार्ट है उसका मतलब आपके पास जो वेव है वो इधर ट्रेवल कर रही है, और जो माइनस आयोटा के एक्स वाला पार्ट है उसका मतलब वेव इधर ट्रेवल कर रही है। सो जो ये रीजन आपने फर्स्ट रीजन लिया है, इस फर्स्ट रीजन में हमें राइट साइड में जाने वाली वेव और लेफ्ट साइड में जाने वाली वेव दोनों मिलेगी, इंसिडेंट ए रिफ्लेक्टेड बी। इसलिए फर्स्ट रीजन के अंदर x लेस देन 0 के लिए अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारा वेव फंक्शन के अंदर दो टर्म आएंगे, ए जो आएगा वो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड होगा, बी हमारा रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा, और इस कंडीशन में हमारा k जो है वो 2me अपॉन एच क्रॉस होगा, ठीक है। ये आप बीएससी वाली बुक में से देख लेना। अब हम बैरियर के राइट साइड की बात करते हैं, ए से भी आगे। ए से भी आगे का मतलब है ये हमारा बैरियर है, यहाँ पर 0 है, ये ए है। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज थर्ड रीजन। यहाँ पर हमने देखा कि
क्रॉस करने के बाद जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो सिर्फ राइट साइड में जा रहा है, यानी कि इस थर्ड रीजन में लेफ्ट साइड में लौटने वाला कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आगे कोई बाउंड्री है ही नहीं जिससे रिफ्लेक्ट होके वो वापस आएगा। सो जो वेव फंक्शन है उसमें केवल जाने वाला पार्ट होना चाहिए। इसलिए आप देखिए जब x ग्रेटर देन a लिखेंगे तो उसमें जो वेव फंक्शन होगा उसमें आपके पास में केवल f आयोटा के एक्स विद पॉजिटिव साइन है। सो आई होप आपको 8.18 और 8.19 क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 8.18 और 8.19 के लिए हमारे पास बैरियर कुछ इस तरह से था, पार्टिकल हमारा आया इधर, इसलिए यहाँ पे है e की पावर i के x वाला पोर्शन और वो एम्पलीट्यूड a, इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके वो वापस उसका कुछ पोर्शन आ गया, वो है b e की पावर माइनस के एक्स। और अगर कुछ पार्ट क्रॉस करके टनल करके और इसमें से निकल भी गया तो वो है एफ ई की पावर आई के एक्स, क्योंकि उसमें एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। यहाँ पर लौटने वाले का कोई स्कोप नहीं है। सो ये हमारा थर्ड रीजन है, ये हमारा फर्स्ट रीजन है और ये हमारा सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन हमने लिख लिया है, जो कि 8.18 और 8.19 में मिल गया। एफ जो है वो आपका ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड कहलाएगा, क्योंकि जो वेव है वो बैरियर को पार करके ट्रांसमिट करके आगे चली गई, तो उसके टनलिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टनलिंग की प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिटेड रेट होती है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। वाई? क्योंकि एफ आपके पास एम्पलीट्यूड था ट्रांसमिशन का, एफ जो था वो बैरियर को टनल करके ट्रांसमिट करके आगे जाने का था, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आई है। और नीचे आपके पास है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव कितनी है? उसका एम्पलीट्यूड जो है ए था और हमें प्रोबेबिलिटी लेनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, जो ए का स्क्वायर है, तो इंसिडेंट इतनी थी, उसमें से एफ स्क्वायर जो है वो ट्रांसमिट हो गई। सो ट्रांसमिशन रेट आपके पास ये आ गई। और ट्रांसमिशन रेट का फॉर्मूला भी अगर आपको डिटेल से डिराइव करना है तो ये भी आप उसमें देख सकते हैं बीएससी वाले रेक्टेंगुलर बैरियर में। अब बात करते हैं बीच वाले रीजन की। बीच वाले रीजन में हम लगाएंगे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। बीच वाले रीजन में हम लगाएंगे हमारा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 ये रहा और x इक्वल टू a ये रहा। हमें समझ में आ गया कि x लेस देन a में हमारे पास जो वेव फंक्शन था उसमें हमारी जो इंसिडेंट वेव है उसका अच्छा खासा एम्पलीट्यूड था। तो यहाँ पर देखो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो काफी लंबा है, काफी लंबा है। ए देखो, ए की लेंथ कितनी दिख रही है आपको? इतनी दिख रही है ना? ओके। उसके बाद ये वेव जो है इसमें से मैक्सिमम पार्ट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी टनलिंग के थ्रू, ये टनलिंग के थ्रू अगर कुछ वेव बाहर निकल भी गई, ये हमारे पोटेंशियल वेल की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बैरियर था। अगर इस बैरियर के बाहर कुछ पोर्शन निकल भी गया तो बैरियर से, क्योंकि कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो आपने सपोज इंसिडेंट वेव फंक्शन में 100% पोर्शन था वेव का, रिफ्लेक्शन में आपका 80% रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब आपके पास जो ट्रांसमिटेड रीजन होगा, यानी ये वाला रीजन होगा, इसमें कितना पोर्शन बचा? 20% ही बचा। इसलिए जो वेव आपके पास इतने एम्पलीट्यूड की थी इंसिडेंट में, अब वो वेव छोटे एम्पलीट्यूड की हो जाएगी। इसलिए आप ये देखिए छोटी वेव बनाई हुई है, x ग्रेटर देन a रीजन में वेव छोटी बनाई हुई है तो इधर भी e की पावर आयोटा के एक्स, आयोटा के एक्स में होता है तभी वेव बनाते हैं। सिंपल के एक्स होता है, आयोटा नहीं होता है तो वो वेव नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो बीच वाला बैरियर है, यहाँ पर हम डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। लेफ्ट में आपके पास समझ में आ गया कि वेव इतनी बड़ी क्यों दिखाई हुई है, क्योंकि इंसिडेंट वेव है उसमें अच्छा खासा एम्पलीट्यूड है। और एफ रीजन में, थर्ड रीजन में वेव छोटी क्यों हो गई? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन ही हमारे पास ट्रांसमिट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बीच वाले रीजन में हमें डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन से वेव फंक्शन लिखना है। डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बीच वाले रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन होगा उसमें हमने दो टर्म लिए हैं, c अपॉन रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन एच क्रॉस 0 टू x पी एक्स डी एक्स और d और ये माइनस, क्योंकि आप जानते हैं हमने डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन से साई की वैल्यू निकाली थी, साई की वैल्यू आई थी रूट ऑफ पी एक्स और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा था, लेकिन अब वो आयोटा जो है वो हट जाएगा क्योंकि p जो है इस बार इमेजिनरी है, ये मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया था। इसलिए यहाँ पे 1 बाय एच क्रॉस आएगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? px और dx हो जाएगा। सो पॉजिटिव वाले पार्ट को अलग लिख लो, नेगेटिव वाले पार्ट को अलग लिख लो, दो अलग अलग कोफिशिएंट के साथ में। तो c के साथ में पॉजिटिव वाला पार्ट लिख लिया, d के साथ में नेगेटिव वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। नाउ इफ द बैरियर इज वेरी हाई और वेरी वाइड तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग इज वेरी स्मॉल। अगर आपका बैरियर जितना ज्यादा पतला होगा टनलिंग उतनी अच्छी हो जाएगी,
लेकिन अगर आप बैरियर चौड़ा करोगे या बड़ा करोगे या ऊंचा करोगे तो टनल की प्रोबेबिलिटी कम होगी। सो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टर्म, आपके पास यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं, सी के साथ में जो टर्म है एक्सपोनेंशियल में वो पॉजिटिव वाला टर्म है और डी के साथ में जो है वो नेगेटिव वाला टर्म है। अगर आपके पास में ये और ये बैरियर के अंदर वेव फंक्शन है, अगर आपका बैरियर बड़ा होगा तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है टनलिंग की वो छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास में जितना ज्यादा बड़ा बैरियर होगा कोफिशिएंट सी जो है वो उतना ही छोटा होना चाहिए, मस्ट बी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर ई के पास में ये पॉजिटिव वाला टर्म है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो बैरियर जैसे जैसे बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए कोफिशिएंट सी जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि वो फर्स्ट टर्म को छोटा रख सके। और अगर आपका बैरियर इनफाइनाइट हो जाएगा तो सी जो है वो जीरो हो जाना चाहिए, सी जो आपका जीरो ही हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर डिटरमाइंड एसेंशियली बाय द टोटल डिक्रीज ऑफ एक्सपोनेंशियल ओवर द नॉन क्लासिकल रीजन। नॉन क्लासिकल रीजन किसको बोल रहे हो आप, नॉन क्लासिकल रीजन ये वाला रीजन है, क्यों, क्योंकि क्लासिकली तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए इस रीजन को हम बोल रहे हैं नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो ये हमारा नॉन क्लासिकल रीजन है। इस नॉन क्लासिकल रीजन में अगर हम ट्रांसमिटेड का और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड लेते हैं तो वो नियरली इक्वल आएगा ई रेस टू पावर -1/h और ये 0 to a में ही है रीजन, नॉन क्लासिकल में ही करेंगे तो नॉन क्लासिकल की रेंज कहाँ से जा रही है, 0 to a तक ही जा रही है, सो लिमिट 0 to a होगा और हमारा px dx हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसके प्रोपोर्शनल जो है वो कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी अभी कहा था कि बैरियर अगर बहुत ज्यादा होगा, इन्फानाइटली ब्रॉड होगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो सी स्मॉल होने की वजह से हट जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास में सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा रिलेटिवली, ये वाला पार्ट जो होगा ये एक्सपोनेंशियल पार्ट में सरवाइव करेगा। हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर कर लिया है नियरली इक्वल टू, बाकी जो कोफिशिएंट्स है वो सारे हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर उनको अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसलिए नियरली इक्वल लिखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, f/a की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। नहीं तो आप ए जो वेव फंक्शन है उसमें भी देख लेना और f का जो वेव फंक्शन उसमें भी देख लेना। एनीवेज f/a, अगर आपको ये f/a का डेरिवेशन चाहिए तो ये f/a का डेरिवेशन नॉट इन दिस फॉर्म, लेकिन ये डेरिवेशन बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स में किया हुआ है, पर यहाँ आपको समझ में आ गया। तो रिलेटिव एम्पलीट्यूड समझ में आ गए हमें, डिक्रीज ऑफ एक्सपोनेंशियल ओवर नॉन क्लासिकल रीजन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पार्ट डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हम, अगर आपको ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देख लेना, क्योंकि हमारे पास में जैसे जैसे बैरियर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, और अगर डिक्रीज करना है तो ये वाला पार्ट तो एक्स के साथ में इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पार्ट डिक्रीज हो रहा है, और हमारा पार्ट होना चाहिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना, इसलिए हमने ये वाला पार्ट लिया है। ठीक है, इसलिए f/a में ये वाला पोर्शन हमने इंक्लूड किया है। टी जो था वो हमारा कितना था, मोड ऑफ एफ का ए स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर f/a है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। एक्सपोनेंशियल में जो भी ऊपर लिखा हुआ है, आयोटा तो है ही नहीं, देखो आयोटा तो है ही नहीं, ऊपर जो भी टर्म है अगर इसको आप गामा लेते हैं तो f/a की जो वैल्यू है वो नियरली आ रही है e⁻⁻⁻⁻। अगर इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा। टी आपके पास आ जाएगा -2 गामा, जहां पर गामा जो है वो ई की पावर जो भी लिखा हुआ है वो है 1/h× 0 to a px and dx। ये हमारे पास टनलिंग का था, लेकिन हमारे सिलेबस में है अल्फा डीके को एक्सप्लेन करना, हमें अल्फा डीके को पढ़ना है। अब अल्फा डीके के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा डीके को WKB अप्रोक्सीमेशन से कैसे पढ़ेंगे और उसमें टनलिंग का क्या रोल है। इन 1928 ये साइंटिस्ट है यूज्ड दिस रिजल्ट टू प्रोवाइड द फर्स्ट थ्योरेटिकल अकाउंट ऑफ अल्फा डीके, कि अल्फा पार्टिकल कैसे बाहर निकलता है अपने आप, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हीलियम का न्यूक्लियस होता है और अपने आप बाहर निकल जाता है। Since the alpha particle carries a positive charge to E, it will be electrically repelled by the leftover nucleus Ze। यानी कि सपोज एक न्यूक्लियस था, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, जैसे ही वो बाहर निकला रिमेनिंग लेफ्ट ओवर न्यूक्लियस जो है
मान लीजिए उसके पास चार्ज Ze है और अल्फा पार्टिकल के पास 2e है। अब ये भी पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियस से निकला है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। सो लेफ्ट ओवर न्यूक्लियस से ये रिपेल होगा एज सून एज इट गेट्स फार इनफ अवे टू एक्सप्रेस द टू एस्केप द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। ये रिपल्शन कब स्टार्ट होगा? देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन होता है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल या कूलम फोर्स काम नहीं करता, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम होती है, तो जब तक अल्फा पार्टिकल अंदर था वो न्यूक्लियर रेंज में था, इसलिए ये वाला न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा और दोनों के बीच में दूरी इतनी हो जाएगी कि वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज को बाहर कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, तब शुरू होगा कूलम्बिक फोर्स, तब रिपल्शन शुरू होगा। So the scientists pictured the potential energy curve for the alpha particle as a finite square well. तो इन्होंने finite square well समझा अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर था। उन्होंने सोचा कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें अल्फा पार्टिकल फंसा हुआ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की तरह, सॉरी फाइनाइट स्क्वायर वेल की तरह बिहेव करेगा और इसके अंदर अट्रैक्शन है। और ये जो है न्यूक्लियस है ये R1 रेडियस का है, सो ये एक्सटेंड कर रहा है R1 तक जो कि न्यूक्लियस की रेडियस है, joined to a repulsive coulombic tail. If E is the energy of emitted alpha particle, the outer turning point R2 का मतलब ये है कि R2 के बाद में उनका रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इट इज डिटरमाइंड बाय दिस। अब ये देखो पिक्चर वैसे आपने देख रखा होगा बीएससी के अंदर भी, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का कर्व यहाँ पर किया है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। सपोज करो हमारा जो न्यूक्लियस है Ze चार्ज वाला था और ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास 2e है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है और अभी r ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इनके बीच में क्या होगा? अभी रिपल्शन होगा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे पास में आएंगे डिस्टेंस कम होती जा रही है, डिस्टेंस कम होती जाएगी तो रिपल्शन और स्ट्रांग होता जाएगा। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिस्टेंस जो है, अब देखो हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में हम चल रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। और ये पोटेंशियल कौन सा है? रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि K1 K2 अपॉन R के अंदर ये आपके पास प्लस का Ze है और ये आपके पास प्लस का 2e है, सो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इस वजह से वो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए ग्राफ अभी तक R एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो जैसे जैसे R और पास आए और पास आए आपका एनर्जी बढ़ता गया, R2 को एक्सीड कर गए, ठीक है, R2 को एक्सीड कर गए और पास आ गया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, और पास आ गया और पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जैसे ही पहुंचा, अब ये न्यूक्लियस की रेडियस के पास आ गया, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आ गया। न्यूक्लियस की रेडियस R1 है, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके न्यूक्लियस की बाउंड्री पे आ गया। जैसे ही वो बाउंड्री पे आया वो किस रेंज में आ गया? न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ गया। और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आते ही अब कूलम्बिक फोर्स गायब, रिपल्शन गायब, अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो कि बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए यहाँ पर आके सडनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। सो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है? न्यूक्लियर बाइंडिंग की वजह से। सो ये जो है ये कूलम रिपल्शन है और यहाँ जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग का है और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? ई है। सो आई होप आपको ये वाला कर्व समझ में आ गया। करेक्ट। तो अब हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कौन सी एनर्जी जो है, देखो जब अल्फा पार्टिकल पास में आता रहता है तो उसका रिपल्शन बढ़ता रहता है, यानी अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बेसिकली अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। उसको अगर यहाँ पे आना है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये हम मानते हैं R2 डिस्टेंस पे, क्योंकि हम यहाँ R1 से लेके R2 तक का पोटेंशियल, ये जो है R1 से R2 तक की रेंज अपन मान के चल रहे हैं। सो हमारे पास एनर्जी क्या मिलेगी? हमारे पास इस कंडीशन में क्या मिलेगा? If E is the energy of emitted alpha particle, the outer turning point R2, outer turning point R2 कैसे डिटरमाइन होगा? तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास में दो पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस r होती है, तो सपोज जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ इसके पास में आएगा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो स्लो होता जाएगा, करेक्ट, स्लो होता जाएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है।
करेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। सो R2 लोकेशन पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है E वो किसके बराबर होगी, R2 लोकेशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। सो R2 लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 अपॉन R2, वो उसमें पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए। सो ये K है, Q1 आपका ZE, Q2 है आपका 2E और R2, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, अब हमें गामा निकालना है। गामा का फॉर्मूला अपन ने देखा था 8.22 से। सो गामा देख लेते हैं एक बार। यस, गामा हमारे पास ये रहा 1/h क्रॉस 0 to a px dx है ना, 1/h क्रॉस px dx। सो गामा की वैल्यू मैं रख देती हूँ यहाँ पे। गामा की वैल्यू हमारे पास में है 1/h क्रॉस इंटीग्रेशन, अब वैसे तो 0 to a लिखते हैं, हमारे पास हम कौन सा रीजन ले रहे हैं, R1 से लेके R2 तक, तो लिमिट हमारी जाएगी R1 से R2 तक। P हमारे पास हमें पता है कितना होता है, √2m और V माइनस E होता है। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अब R2 पे नहीं है, रैंडम किसी रैंडम पॉइंट R पे है, जब हमारा पार्टिकल किसी रैंडम डिस्टेंस R पे है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। सो यहाँ पे 2m है, ये K Q1 Q2 अपॉन R है और ये माइनस का E। सो ये तो हो गया P, करेक्ट, ये तो हो गया P, P की वैल्यू रख दी और साथ में dx आता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं dr, तो यहाँ पे आ गया dr। दैट्स इट। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से 8.23 से क्या करोगे, 2ze² अपॉन 4πε0 की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन से 2ze² अपॉन 4πε0 की वैल्यू निकालो, तो वो कितनी आ रही है, E मल्टीप्लाई बाय R2। करेक्ट, तो हमारे पास में इस 2ze² अपॉन 4πε0 को हटा दो और इसकी जगह आप लिख दो कितना, E इंटू R2 लिख रही हूं मैं ना। सो E मल्टीप्लाई बाय R2। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2m जो है उसको बाहर ले लिया और यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी E है, तो रूट का E भी बाहर आ गया, नीचे h क्रॉस है वो h क्रॉस भी आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास में, यहाँ ऊपर R2 बच रहा है, नीचे R है। सो ये रहा R2 बाय R और यहाँ E आपने बाहर ले ही लिया, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ये R। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन अपन नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे। जब इस गामा में ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है सो हमें आंसर मिलता है ये, डायरेक्ट हम इसके रिजल्ट पे जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो R1 है वो बहुत छोटा है R2 से, क्यों, R1 तो था न्यूक्लियस की रेडियस, करेक्ट, और अल्फा पार्टिकल उससे बहुत दूर चला गया था जब वो R2 डिस्टेंस पे था, तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। इस अप्रोक्सीमेशन के केस में हमारे पास कॉस इनवर्स R1 बाय R2 के हालचाल क्या होंगे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार, कॉस इनवर्स रूट ऑफ R1 अपॉन R2, एक मिनट, रूट है क्या कॉस इनवर्स में, यस, R1 अगर R2 से बहुत छोटा है तो ये टर्म ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो होगी, ऑलमोस्ट जीरो, और कॉस इनवर्स जीरो जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। लेकिन तब जब ये एग्जैक्ट जीरो, हमारे पास रूट ऑफ R1 बाय R2 जो है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, हमारे पास R1 बाय R2 नियरली इक्वल टू जीरो है, यानी ये एंगल π/2 के बिल्कुल पास में होगा, एग्जैक्ट π/2 नहीं हो सकता। तो सपोज हम इस एंगल को एग्जैक्ट π/2 नहीं मान के π/2 माइनस एप्सिलॉन मान लेते हैं, जहां पर एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटा नंबर है। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि ये एंगल एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट जीरो होता तो π/2 ले लेते, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है तो π/2 के आसपास का एंगल लेना पड़ेगा। सो π/2 के आसपास का ले लेते हैं, करेक्ट। सो उस कंडीशन में थीटा मान लीजिए कितना है, π/2 माइनस एप्सिलॉन। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। सो ये हमारा थीटा है, इसको हमने ले लिया π/2 माइनस एप्सिलॉन। उस कंडीशन में कॉस थीटा कितना होगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस एप्सिलॉन। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस π/2 तो जीरो हो जाएगा, सेकंड में साइन π/2 आपका 1 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन एप्सिलॉन, और क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। नाउ एप्सिलॉन जो क्वांटिटी है वो जीरो के
को अप्रोच कर रही है, और हमने देखा कि रूट R1 अपॉन R2 जो है वो भी 0 को अप्रोच कर रही है, तो हम एप्सिलॉन की जगह जो क्वांटिटी ले सकते हैं वो रूट ऑफ R1 अपॉन R2 ले सकते हैं। तो हमारा एंगल π/2 माइनस रूट R1 अपॉन R2 हो सकता है। सो जो हमारा cos इनवर्स R1/R2 है उसको हम क्या ले सकते हैं, π/2 माइनस एप्सिलॉन की जगह रूट R1/R2। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब गामा क्या हो जाएगा, गामा हमारा था रूट 2me अपॉन h क्रॉस था, इस जगह पहले था R2 cos इनवर्स रूट ऑफ R1 अपॉन R2, इसकी जगह हमारे पास में ये था, एक मिनट, गामा की वैल्यू हमारे पास में, हाँ ये रहा था R2 cos इनवर्स R1 अपॉन R2, और इसकी वैल्यू अपन ने देख ली है, cos इनवर्स R1/R2 की वैल्यू जो है वो अपन ने देख ली, कितनी आ रही है हमारे पास में, π/2 आ रही है इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, R1/R2 की वैल्यू जो है cos इनवर्स R1/R2, ये देखो, इसको हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस R1/R2। लेकिन अगर अवॉइड कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, क्योंकि साथ में क्या है, R2 जुड़ा हुआ है, R2 है और यहाँ पे है cos इनवर्स रूट ऑफ R1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारे पास है, जस्ट अ मिनट। लेकिन अब हमें क्या करना है, मुझे उसी गामा का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करते हैं, एक मिनट, गामा का फुल एक्सप्रेशन लेते हैं। गामा हमारे पास था रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस R2 cos इनवर्स रूट ऑफ R1/R2 माइनस R1 R2 माइनस R1, ये था। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रूट 2me अपॉन h क्रॉस, यहाँ पे है R2, इसकी वैल्यु हमने अभी भी निकाली है, cos इनवर्स R1/R2 की वैल्यू मैं बताती हूँ कहाँ से लेनी है। ये क्या है, π/2 माइनस रूट R1 अपॉन R2, π/2 माइनस रूट R1 अपॉन R2 माइनस, इसको अंदर ओपन कर लेते हैं, तो रूट R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2, तो R1 का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर वाले टर्म को अवॉइड कर दो। करेक्ट। सो अब हमें क्या मिलेगा, रूट 2me अपॉन h क्रॉस, और ये R2 π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 π/2, और ये R2 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट ऑफ R1 R2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, रूट ऑफ R1 R2। तो ये हमारे पास आ रहा है रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस और R2 π/2 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ R1 R2, ये हमारे पास आ रहा है गामा। चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है देखो। ठीक है, इस गामा को हम और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, k1z अपॉन रूट ई माइनस k2 रूट zr1। ये कैसे लिख सकते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म है ना, यानी ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म को, तो ये लिख सकते हैं, और जब ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो केवल मैं फर्स्ट टर्म बता देती हूँ, उसी तरह से आप सेकंड वाले का खुद कर लेना, ठीक है। अगर k1 ये हो तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, k1z अपॉन रूट ई, फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलना चाहिए, हमें उससे मिलना चाहिए गामा, गामा का फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, गामा का फर्स्ट टर्म आ रहा है रूट 2me अपॉन h क्रॉस, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 R2, ये किसके बराबर आना चाहिए, k1z अपॉन रूट ई के बराबर आना चाहिए। ये मैं प्रूफ कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बराबर आ जाएगा, सेकेंड टर्म वाला आप कर लेना, प्रोवाइडेड k1 ये लेना है, ये मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ, है ना। चलिए, सो ये मैं आपके प्रूफ करके बता देती हूँ, वैसे जरूरी नहीं है बट कर लेते हैं। सो k1z अपॉन रूट ई की वैल्यू निकालते हैं। k1 हमें जो गिवन है वो है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई रूट 2m अपॉन h क्रॉस, ये तो k1 है, साथ में है z अपॉन रूट ई। इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे,
हमें पता है कि एक फॉर्मूला था हमारे पास में, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन R2। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम 2ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि वैल्यू कितनी आ रही है, ER2। अब ये जो वैल्यू है, इसकी जगह हमें ER2 रखना है हमारे एक्सप्रेशन में। तो मुझे क्या चाहिए, 2ZE²। तो देखो 2 ले लेती हूँ, 2ZE², नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब की जगह मिला के क्या रख देते हैं, ER2। इन सब की जगह अपन रख देते हैं ER2। तो ये तो आ जाएगा ER2। अब ये 2 नीचे है और ये तो एज इट इज रहेगा ही 2। बाकी क्या बचा, ऊपर पाई बच गया, पाई को ले लो। √2m बच गया, √2m को ले लो। एच क्रॉस बच गया, एच क्रॉस को ले लो। नीचे √E बच गया, √E को ले लो। ये वाला √E इस वाले E से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर रूट का E बच जाएगा और R2 पाई √2m अपॉन 2 H क्रॉस आ जाएगा। अब इस 2m और E को साथ में ले लो, तो √2m E आ जाएगा, नीचे आ जाएगा H क्रॉस, और 2m आ चुका है, E आ चुका है, और हमारे पास यहाँ पे R2 पाई और 2 बच रहा है। सो पाई/2 और R2। ठीक है, और यही टर्म जो है मैं बता देती हूँ, यही टर्म हम लेके चले थे, ये रहा। करेक्ट। सो मैंने राइट साइड लेके चली थी, लेफ्ट साइड प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप सेकेंड वाला टर्म भी प्रूव कर सकते हैं, K2 की जगह आपको ये लेना है। अब हमें क्या करना है, इफ वी इमेजिन द अल्फा पार्टिकल रैटलिंग अराउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विद एन एवरेज वेलोसिटी v। ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि जो न्यूक्लियस था जिसमें से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलना है, वो न्यूक्लियस हमारे पास R1 रेडियस का है, और अल्फा पार्टिकल जो है इस पूरे न्यूक्लियस की दीवारों से टकरा रहा है, बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है। अगर इसकी मैक्सिमा देखें तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये 2R1। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R1। और अल्फा पार्टिकल यहाँ से शुरू होके बार बार इस दीवार से टकराता है, फिर दूसरी बार आके इस दीवार से टकराता है, तब तक टकराता रहता है जब तक कि वो इसको तोड़ के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि टनलिंग से बाहर निकलना है उसको। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो, 2R1। कितनी स्पीड से, v से। तो उसका जो एवरेज टाइम है पूरे इस रेटलिंग करने में, यानी यहाँ से लेके यहाँ से टकराने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2R1/v। अब सबसे पहले ये लाइन समझा देती हूँ। हमारे पास ये लिखा हुआ है, इफ वी इमेजिन द अल्फा पार्टिकल रेटलिंग अराउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विद एन एवरेज वेलोसिटी v, the average time between collisions with the wall is about 2R1/v। कितना लिखा हुआ है, 2R1/v। एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, बिटवीन कॉलिजन्स विद द वॉल, दीवार में टक्कर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बार टकराया, दोबारा आके यहाँ पर टकराएगा। दो कॉलिजन के बीच में जो उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम कितना हो जाएगा, 2R1/v हो जाएगा। हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन विल बी v/2R1। देखो टाइम अगर लग रहा है उसको, टाइम अगर लग रहा है 2R1/v, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, v/2R1। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/2R1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप एट ईच कॉलिजन इज e⁻⁻² गामा। शुरुआत में इस टॉपिक के पहले जब हमने टनलिंग पढ़ी थी, नहीं हाँ, इस टॉपिक के पहले नहीं, इसी टॉपिक में हमने, याद हो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप इन ईच कॉलिजन, प्रोबेबिलिटी वो निकाली थी ना, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, मॉड ऑफ f² अपॉन a²। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, e⁻⁻² गामा। ट्रांसमिशन मतलब न्यूक्लियस की दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाने की प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप एट ईच कॉलिजन, हर टक्कर में दीवार से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, e⁻⁻² गामा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, कितना फ्रीक्वेंटली टकरा रहा है, v/2R1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम ही है। यूनिट टाइम में उसके बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो यूनिट टाइम में कितनी हो जाएगी। अब आप यहाँ से v/2R1 को e⁻⁻² गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे बता देती हूँ। देखो, एक बार टकराने से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी आती है -2 गामा, और उसकी फ्रीक्वेंसी, टकराने की फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार टकरा रहा है, तो टकराने की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, v/2R1।
सो उसकी बिल्कुल बाहर निकल यूनिट टाइम में, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिट टाइम में होती है। सो एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, v/2r1 मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻² गामा। सो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस से बाहर निकलने की, कितनी, यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम। ये है यूनिट टाइम में, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है और फ्रीक्वेंसी यूनिट टाइम में होती है। सो यूनिट टाइम में उसके बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो अब मैं एक चीज बोलती हूँ, v/2r1 e⁻⁻² गामा, ये प्रोबेबिलिटी आती है कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। इतनी प्रोबेबिलिटी आती है यूनिट टाइम में। हमें चाहिए अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाए। अगर वो बाहर निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100%। और 100% प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, p = 1। सो अगर इतनी प्रोबेबिलिटी यूनिट टाइम में आ रही है तो 1 प्रोबेबिलिटी आने में कितना टाइम लगेगा, 1/v/2r1 e⁻⁻² गामा मल्टीप्लाई बाय 1। करेक्ट, सॉल्व करो। सो 2r1/v e⁻² गामा, ये हमारे पास में उसका लाइफ टाइम आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा, क्योंकि देखो इतनी प्रोबेबिलिटी आने में यूनिट टाइम लगा, तो 1 प्रोबेबिलिटी होने में यानी बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो ये उसका लाइफ टाइम होगा न्यूक्लियस के अंदर। ये रहा इक्वेशन 8.28। सो द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, उसका लाइफ टाइम इतना होगा, इतने टाइम बाद अल्फा पार्टिकल टक्कर मार मार के बाहर निकल जाएगा। ये था अल्फा डी के यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन। थैंक यू।